अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक। इसमें देखेंगे कि रीजंस क्या होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम में जाने की, या फिर उसके साथ देखेंगे कि उसकी रेमेडीज क्या है, किस तरीके से एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डेफिसिट और डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मींस द कंट्री इंपोर्ट्स मोर गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल देन दे एक्सपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और कैपिटल जो है वो ज्यादा है, जबकि एक्सपोर्ट्स जो है वो कम होती हैं। तो इसी तरीके से फिर पेमेंट्स करने वाली जो आपकी बाकी दुनिया को होती हैं वो ज्यादा होती हैं और रिसीट्स कम होती हैं। तो ये डिसबैलेंस जो क्रिएट होता है, ये डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, उसकी वजह से क्या है कि पेमेंट्स आर ग्रेटर देन रिसीट्स। और जब भी पेमेंट्स इंटरनेशनल लेवल की जो पेमेंट्स हैं वो इंटरनेशनल रिसीट्स की निस्बत ज्यादा होंगी, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट हो जाएगा या एडवर्स हो जाएगा, या फिर हम इसको कहते हैं कि डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। क्योंकि आपको पता है कि इक्विलिब्रियम क्या है, एक स्टेबल पोजीशन होती है जो कि चीजों की इक्वालिटी को शो करती है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अगर इक्वल है तो दैट मीन्स वो बैलेंस है, लेकिन मोस्टली बैलेंस किसी भी कंट्री का नहीं होता है। मोस्टली ये सरप्लस होते हैं या फिर डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। तो हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट ज्यादातर जो है एडवर्स ही होता है, डेफिसिट में होता है। तो हम सबसे पहले तो देखते हैं कि इसकी क्या क्या रीजंस क्या है, कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम क्या है, क्यों जो है वो पेमेंट्स ज्यादा होती हैं और रिसीट्स कम होती हैं। उसमें डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं डिसइक्विलिब्रियम की। नंबर 1 पे आ जाती है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज जो है वो नेचुरल क्लैमिटीज की फॉर्म में होती हैं, फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक है, या किसी भी किस्म की कोई कुदरती आफत है, तो उसकी वजह से आपकी टोटल प्रोडक्शन के ऊपर कोई अगर नेगेटिव इफेक्ट आता है तो वो एक रीजन बन सकती है। सेकेंड, और या जो मेन हमारी रीजंस हैं डिसइक्विलिब्रियम की, वो है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज के बाद आ जाती हैं पॉलिटिकल कॉजेज, और उसके बाद आती हैं मिसलेनियस फैक्टर्स आ जाते हैं, या मिसलेनियस कॉजेज आ जाती हैं। वन बाय वन इनको हम देखते हैं कि ये क्या क्या चीजें जो है इन चीजों के अंदर, इन फैक्टर्स के अंदर आती हैं। सबसे पहले नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स सच एज फ्लड्स, फेमाइन्स, क्रॉप फेलियर एक्सेट्रा adversely affects the agricultural and industrial production, leading to fall in exports and rise in imports, and hereby causing disequilibrium in balance of payment. Natural factors हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, कोई खुश्क साली की वजह से क्रॉप्स जो है वो अपनी टोटल प्रोडक्शन को पूरा नहीं कर सकती हैं, अपने टारगेट को, या क्रॉप फेलियर किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। तो इस सब के इफेक्ट ये होता है कि टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो जाती है। हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो अपने रॉ मटेरियल के लिए टोटली डिपेंड करती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। तो अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के अंदर फॉल आता है तो फिर उसके साथ इंडस्ट्री भी इफेक्ट होती है। तो इस तरह ना सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बल्कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी किसी एक साल में या एक से ज्यादा सालों में इफेक्ट हो सकती है ड्यू टू दी नेचुरल कैलेमिटीज। ठीक है, सेकेंड जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में फिर अंदर काफी सारी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले उसमें देखते हैं साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस जो है वो बिजनेस साइकिल्स की वजह से आती हैं। ये देखिए, बिजनेस साइकिल्स हमने पीछे जो है वो डिटेल में पढ़ा था कि किस तरह से आते हैं। ये जो मूवमेंट्स हैं ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की मूवमेंट को शो कर रहे हैं, ये सारी की सारी साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपने टॉप लेवल पर हैं तो आपकी इकोनॉमी जो है वो बूम में है। अगर आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज पहले की निस्बत जो है उनमें डाउनफॉल आ रहा है, नीचे की तरफ जा रही है टोटल एक्टिविटीज, तो वो रिसेशन होता है। बिल्कुल जो बॉटम में जाके स्टेज आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी की वो है डिप्रेशन, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज तकरीबन ना होने के बराबर होती हैं। और डिप्रेशन से आगे जो फेज आता है वापस रिकवरी का स्टेज होता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे जैसे अगर नई स्टार्ट हो रही है उनको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है इकोनॉमी को डिप्रेशन के अंदर से, तो वो रिकवरी की स्टेज होती है। ये जितनी भी साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होती हैं ये ओवरऑल पूरी वर्ल्ड एक साथ फेस करती है। आप देखेंगे पिछले साल में जो कोरोना वाला टाइम पीरियड हम लोगों ने गुजारा, तो ओवरऑल पूरी दुनिया ने रिसेशन वाला
पीरियड जो है वो फेस किया, और अभी तक जो है मोस्टली यही वाला पीरियड चल रहा है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट उनकी स्टार्ट हो गई थी। तो इस साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस जो है देखें, उसमें अभी मैंने जैसे आपको बताया है कि बिजनेस एक्टिविटीज बिल्कुल जो है अपने टॉप से नीचे बॉटम लेवल की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी उसके अंदर कम हो जाती है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि टोटल प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। टोटल प्रोडक्शन कम होगी तो जाहिर है मुख्तलिफ कंट्रीज जो है उनकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं। जो एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है उसने अगर प्रोडक्शन कर भी लिया तो आगे जिस कंट्री को उन्होंने चीजें एक्सपोर्ट करनी है मे बी वहां पर इस तरह के हालात हों कि वो चीजें आपसे ना खरीद सके। तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस जो है वो एक डाउनफॉल लेकर आती हैं। आपके बिजनेस साइकिल की वजह से डाउनफॉल आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर टोटल प्रोडक्शन इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में जा सकता है। दूसरी इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है, हमें पता है कि राइज इन जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। जितनी ज्यादा चीजों की प्राइसेस, गुड्स एंड सर्विसेज की राइज होती जाती है, जाहिर है एक्सपोर्ट्स आपकी जो है वो भी कम होंगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जब आपकी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो जाहिर है मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में खाली आपकी प्रोडक्ट नहीं होती है, बहुत सारे दूसरे कंट्रीज हैं आपकी ही जैसी प्रोडक्ट्स जो है वो वहां पे पड़ी होती हैं। तो जो आपका कंज्यूमर है या जो बायर है वो ये प्रेफर करते हैं कि कम से कम पैसों में अच्छी क्वालिटी की चीज मिले। तो अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हुई होती है तो एक्सपोर्ट्स जो है उसकी वजह से डिक्लाइन हो जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड इंपोर्ट्स की प्राइसेस और भी ज्यादा हो जाती हैं, पेमेंट्स आपको ज्यादा करनी पड़ती है, रिसीविंग कम हो रही होती है। तो ये ओवरऑल इफेक्ट जो इन्फ्लेशन का है उसकी वजह से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाता है, वो आपका चला जाता है डेफिसिट में। थर्ड चीज है कैपिटल मूवमेंट्स। कैपिटल मूवमेंट्स जो है उसकी भी बहुत सारी रीजंस हैं, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, करप्शन है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर पाए जाते हैं जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है इन्वेस्टर के लिए। लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, और इवन जो लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई होती है वो उसको भी विदड्रॉ करना शुरू कर देते हैं अगर प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन ना हो रही हो और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी नहीं हो। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल होती है। एक कंट्री से कैपिटल जो है लोग निकाल के किसी सेफ एनवायरनमेंट वाला जो कंट्री है वहां पर ले जाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो आपका कैपिटल फ्लाइट है ये मनी की फॉर्म में भी हो सकती है, मनी कैपिटल की फ्लाइट भी हो सकती है, प्लस बहुत सारा हमारा ह्यूमन कैपिटल है, हमारे पढ़े लिखे एजुकेटेड एक्सपीरियंस लोग जो है वो अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाके जॉब तलाश करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा कंट्री में टेंड टू हैव एन एडवर्स बैलेंस व्हेन इट बोरोज हेवीली फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाता है तो क्या करते हैं कि अपनी पेमेंट्स करने के लिए हम लोग बोरो भी करते हैं, दूसरे फ्रेंड कंट्रीज हैं उनसे भी कर सकते हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है लाइक IMF, उनसे भी हम बोरो करते हैं। तो वो क्या आ रहा है, वो कैपिटल फिर हम बोरो करके अपने पास लेकर आ रहे होते हैं। जो कर्ज लेने वाला कंट्री होता है जाहिर है उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा रहा होता है, उसके लिए अनफेवरेबल है, लेकिन जो कंट्री कर्ज दे रहा होता है उसके लिए ये फेवरेबल कंसिडर किया जाता है। एक और इकोनॉमिक फैक्टर है राइज इन इंपोर्ट्स एंड फॉल इन एक्सपोर्ट्स। मेजर तो ये चीज होती है। ये डिसइक्विलिब्रियम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, फॉल इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड राइजिंग डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड्स। हमारे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अपने पाकिस्तान की ही एग्जांपल ले लें तो उसमें देखें कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन एक तरफ तो डिक्रीज हो रही है, दूसरी इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती चली जा रही है। उसकी रीजन क्या है, एक तो एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो रही है, इंपोर्ट ज्यादा हो रही है, इंफीरियर क्वालिटी एंड हाई प्राइसेस ऑफ द गुड्स एक्सपोर्टेड। जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि इंटरनेशनल मार्केट में बाकी कंट्रीज की लाई हुई प्रोडक्ट्स की हो सकती है, और प्राइसेस हाई होती हैं तो जाहिर है इसलिए उनकी इतनी ज्यादा डिमांड नहीं होती। दूसरी साइड पे क्या है कि चीपर प्राइसेस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ द फॉरेन गुड्स। फॉरेन गुड्स जो है बहुत सारी इस तरह की अवेलेबल हैं जो कि ना सिर्फ क्वालिटी में बेटर होती हैं बल्कि प्राइस में भी
चीपर होती है। पहले ज्यादातर जो इम्पोर्टेड चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट था वो ये था कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, जब तक यूरोपियन या अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स थी वो ज्यादा हमारे पास आती थी। अब जो है हमारे पास मोस्टली जो प्रोडक्ट्स आती हैं डेली यूज के लिए वो चाइना मेड भी आ रही हैं। चाइना मेड जो चीजें हैं उनकी क्वालिटी ये है, एक तो वो कम प्राइस में अवेलेबल है और क्वालिटी वाइज भी जो है वो हमारी चीजों के तरह ही होती है। तो फिर जो चीप प्राइस में अवेलेबल प्रोडक्ट्स होती हैं जाहिर है लोग उन्हीं को प्रेफर करते हैं। इसके अलावा आ जाती है करेंसी अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। आपकी जो लोकल करेंसी है, डेली डिमांड फॉर करेंसी या जो सप्लाई ऑफ करेंसी है उसकी वजह से डेली बेसिस पे आपकी करेंसी जो है वो अप्रिसिएट भी कभी कभी हो रही होती है और कभी डेप्रिसिएशन उसमें आ रही होती है। जैसे हम सुनते हैं कि डॉलर की प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ गई, या कुछ दिनों के बाद सुनते हैं कि डॉलर की प्राइस जो है वो कितनी सी नीचे आ गई है। तो ये अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी जो है इस दोनों के इफेक्ट्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। फिर आ जाती हैं ऑब्स्ट्रक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज। बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड ऐसी होती हैं जिसका अल्टीमेटली लॉस जो है वो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर जाके होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, ये लोगों के बिहेवियर से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग जो है वो इम्पोर्टेड आइटम्स सिर्फ इसलिए यूज कर रहे होते हैं, उस शो ऑफ करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने आप को भी देख लें, अपने आसपास बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि अपनी जरूरत से ज्यादा या वो चीजें परचेज कर रहे होते हैं, वो चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि उनको जरूरत नहीं भी होती है, वो सिर्फ दूसरे लोगों को शो ऑफ करने के लिए ऐसी चीजें यूज कर रहे होते हैं। मोस्टली ये सारी की सारी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ही होती हैं। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो है इसकी वजह से भी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो रही होती हैं। जाहिर है आपकी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर डिमांड है इंपोर्टेड गुड्स की, तो अननेसेसरी आइटम्स जो है वो भी लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा है इंक्रीजिंग मनी इनकम ड्यू टू इन्फ्लेशनरी पॉलिसी। अब देखें जब इन्फ्लेशन होती है, गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज होती है, तो दूसरी तरफ जो लोग हैं वो भी अपनी गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि उनकी सैलरीज को, उनकी वेजेस को बढ़ाया जाए ताकि वो इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन जो है उसके साथ वो अपना गुजारा कर सके। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन होती है वैसे वैसे लोगों की मनी इनकम भी इंक्रीज होती है। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है लोगों की डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स जो है वो इंक्रीज होती जाती है। उसमें मोस्टली अगेन वही आपकी इंपोर्टेड आइटम्स वाली चीज आ जाती है। फिर आपके पास आ जाते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स जो कि रीजन बनते हैं डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब भी कंट्री में होती है उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अक्सर जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नहीं रहती है तो वो इन्वेस्टर के लिए फियर क्रिएट कर देती है। जितना ज्यादा इन्वेस्टर फियर फील करेगा वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो यहाँ पे पहले से मौजूद इन्वेस्टर्स हैं या उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो हमारी इकोनॉमी के अंदर से अपनी इन्वेस्टमेंट को विदड्रॉ कर लेते हैं। बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है वो भी हो रही होती हैं और इस तरह की एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए कोई भी प्रूफ अगर मिल जाता है किसी फॉरेन कंट्री को तो जाहिर है वो फॉरेन एग्रेशन भी जो है वो फेस करना पड़ता है और मुख्तलिफ किस्म की ट्रेड से रिलेटेड पाबंदियां भी इन कंट्रीज की तरफ से लगा दी जाती है। तो इस तरह की अगर ट्रेड रिलेटेड जो है आपके ऊपर पाबंदी लग जाती है तो क्या होता है उसकी वजह से भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इसके अलावा कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को। एक और चीज रह गई है इसमें, सोशल फैक्टर्स हैं। सोशल फैक्टर्स में क्या आ जाता है, सोशल फैक्टर्स में फिर मिसलेनियस चीजें आ जाती हैं। उसमें एक तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, जितनी ज्यादा लोगों की तादाद बढ़ती जाती है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उतनी ही ज्यादा डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्रीज होती चली जाती है। अगर कंट्री के अंदर अपनी प्रोडक्शन जो है लोगों की डिमांड्स को पूरा करने के लिए नहीं पूरी हो रही है तो जाहिर है बाहर से चीजें जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। उसमें फूड आइटम्स भी हो सकते हैं और बाकी की जो हमारी डेली यूज की रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड चीजें भी इसके अंदर शामिल हो सकती हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रही है। लोगों की टेस्ट प्रेफरेंसेस और हैबिट्स जो है वो भी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हैं तो
वो क्या चेंज आ रहा है कि हम लोग इम्पोर्टेड गुड्स को प्रिफर करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपकी इम्पोर्ट्स ज्यादा होती हैं, इंक्रीज डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स। जितना ज्यादा लोग जो हैं वो अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज करते हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज करते हैं, अपनी डेली रिक्वायरमेंट की जो चीजें हैं उनमें फॉरेन गुड्स को शामिल करते जाते हैं, तो वो क्या हो रहा है, एक बर्डन पड़ता जा रहा है और इम्पोर्टेड गुड्स का टोटल नंबर ज्यादा होता जा रहा है। कुछ चीजें जरूरी होती हैं, उनको इम्पोर्ट करना जरूरी होता है, जो कि अपनी डोमेस्टिकली वो प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, उस हद तक ठीक है। लेकिन जब अननेसेसरी आइटम्स को भी इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया जाता है तो उसके फिर जो है वो नेगेटिव इफेक्ट्स हमें देखने पर नजर आते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में चला जाता है।